आज हम अध्याय 6 स्टार्ट करेंगे, है ना। कक्षा 11वीं फिजिक्स अध्याय 6 कणों के निकाय की घूर्णी गति। बच्चों, अभी तक आप लोगों ने अध्याय 5 तक जो पढ़ा, मैं सही बताऊं तो वो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा था। शक्ति, कार्य, ऊर्जा, चाल, वेग, विस्थापन, गतिगिरियां, गति के समीकरण, सारा कुछ 9th क्लास में या 10th क्लास में कहीं ना कहीं था वो। ठीक है ना। अब यहाँ से हमें जो कुछ पढ़ना है वो आपने नहीं पढ़ा, वो नया है। अब हम यहाँ से जो कुछ पढ़ेंगे ना वो बिल्कुल नया टाइप का होगा। ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को कोशिश करनी है कि एक कोई चूके ना कोई लेक्चर, है ना। एक लैब है, चलिए। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कार्य के बारे में नहीं समझा, कोई बात नहीं, आप कभी भी देखोगे समझ आ जाएगा, है ना। उतना ज्यादा नहीं है वो, ना उतना, क्योंकि पहले पढ़ चुके उसको थोड़ा बहुत। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो अपन पढ़ेंगे वो आपने पहले नहीं पढ़ा है। ठीक है ना। तो आपको कोशिश करनी है कि हमारा कोई ऐसा ना रहे कि आपने वो चीज बिल्कुल ही नहीं पढ़ी और आप आगे बढ़ गए, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। ठीक। तो आज हम अध्याय 6 कणों के निकाय की घूर्णी गति को स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको पहले कुछ अवधारणाएं, कुछ परिभाषाएं पढ़नी है। कुछ अवधारणाएं, अवधारणाएं मतलब यहाँ पर क्या होगा, कुछ नए प्रकार के शब्द आएंगे, उन शब्दों के बारे में जानना एक एक करके। जैसे सबसे पहले में हम बात करेंगे कण के बारे में, बार बार आएगा कण। आपको क्या लगता है कण किसे कहते हैं? कण किसे कहते हैं? कण मतलब एक ऐसी वस्तु जिसकी साइज की आप अपेक्षा कर सकें। मतलब कण मतलब ऐसी वस्तु जिसकी साइज की आप क्या कर सकें, अपेक्षा कर सकें। मतलब इसकी कोई साइज नहीं है, इसका कोई परिमाण नहीं। समझ आ गया ना बात। उसको अपन क्या कहेंगे, कण। तो कण का जो मैग्नीट्यूड, जो उसकी साइज है और जो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है, मतलब आंतरिक संरचना, सबको आपको नगण्य अपेक्षणीय मानना है ना, कि इसमें कुछ नहीं है वैसा। तो ऐसे जो वस्तुओं की आप कल्पना करेंगे उसे अपन क्या कहेंगे, कण। फिर आता है अपना 2 नंबर पर निकाय। बार बार ये शब्द आएगा, अभी भी आ रहा है आपको, है ना। निकाय, निकाय या सिस्टम। तो निकाय क्या कहलाता है? निकाय कहलाता है कई कणों के समुदाय को हम निकाय कहेंगे, जिसमें ये कण एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करते हैं। ठीक है ना। तो कई कणों के एक समूह को हम निकाय कहते हैं। कई कणों के समूह को क्या कहते हैं, निकाय कहते हैं। ये ऐसे कण हैं जो एक दूसरे पर अन्योन्य क्रिया करते हैं। क्योंकि जब, बहुत सिंपल सी बात है, अगर बहुत सारे कण एक ही जगह पर, एक सिस्टम के, एक चीज के अंदर है, तो एक दूसरे पर कुछ ना कुछ तो क्रिया करेंगे, प्रभावित करेंगे। जैसे हम सब यहाँ पर बैठे हैं, इस क्लास में हम सब मिलकर के एक निकाय बना रहे हैं, क्योंकि हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हम एक से दूसरा प्रभावित हो रहा है। हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो फिर ये सब मिलाकर क्या कहलाएंगे, निकाय। एक बस जा रही है, बस के अंदर बहुत सारे पैसेंजर हैं। ठीक है ना। तो पैसेंजर्स है तो उस बस को हम निकाय कहेंगे। क्या कहेंगे, निकाय। ये एक संकल्पना पूछी गई है ट्रू फॉल्स में, क्या ये निकाय है? हाँ। या आपसे बोले कि एक निकाय का एक उदाहरण दीजिए, तो आपको क्या बोल देना है, क्या लिख दोगे कि एक बस जा रही है, उसमें बहुत सारे पैसेंजर के अंदर है, तो पैसेंजर्स है तो बस को क्या कहेंगे, निकाय कहेंगे। निकाय समझ में आएगी ना बात। अब आता है आंतरिक बल। तीसरे नंबर पर हमें बार बार आएगा कौन सा बल, आंतरिक बल। आंतरिक बल कहलाता है किसी निकाय में उसके अवयवी कण। निकाय के अंदर जो कण होंगे उसको मैंने एक शब्द दे दिया, अवयवी कण, या किसी निकाय के कण एक दूसरे से जो अन्योन्य क्रिया करते हैं, एक दूसरे पर जो बल लगाते हैं, उन सभी बलों को मिलाकर क्या बोलते हैं, आंतरिक बल बोलते हैं। आंतरिक, अंदर। ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं कुछ और बताने वाला हूं उसमें। किसी निकाय के अंदर जो कण होते हैं वो एक दूसरे पर अन्योन्य क्रिया करते हुए बल आरोपित करते हैं। ठीक है ना। इन सब बलों को मिलाकर के क्या कहते हैं, निकाय का आंतरिक बल। सभी आंतरिक बलों के योगफल को, लेकिन इसका टोटल हमेशा 0 आएगा। सभी आंतरिक बलों का परिणामी टोटल क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो एक दूसरे पर बल लगाएंगे, तो पहले ने दूसरे पर जो बल लगाया F21, तो दूसरा पहले पर लगाएगा F12, तो टोटल क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, अब मैं जो लाइन बोलने चाह रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए।
किसी निकाय की गति उसके आंतरिक बलों से अप्रभावित रहती है। ठीक बात समझ आ गई ना? बात याद रहेगा। किसी निकाय की गति उसके आंतरिक बलों से क्या रहती है? अप्रभावित। उसकी गति पर आंतरिक बलों का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लो बस में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो क्या वो बस की स्पीड को प्रभावित कर सकते हैं? जैसे कोई बस के अंदर से बस को धक्का देने लगे कल्पना करो आप, यही एक बस है, इस तरफ जा रही हो, मैं इस तरफ धक्का देने बस के अंदर से, क्या गति में कोई प्रभाव पड़ेगा? ऐसा होता तो वो सभी रोक लेते बस। बड़ी कमाल की चीज है ना। मतलब बस के अंदर जितने व्यक्ति हैं उनके बल का बस की गति पर प्रभाव आप बताओ पड़ेगा क्या? कोई कहीं भी धक्का मारने लगे बस को तो कुछ नहीं होना उसमें। तो याद रखना, जो आंतरिक बल होते हैं निकाय के, जो आंतरिक बल होते हैं वो उसकी गति को प्रभावित नहीं करते। ठीक है ना? अंतर वाले जो बल होते हैं। अब आता है नंबर 4 बाह्य बल। तो बाह्य बल कौन से कहलाएंगे? बाह्य बल जो बाहर से लगाए जाते हैं वो कौन से बल हो जाएंगे? ऐसे बल जो किसी निकाय पर बाहर से आरोपित किए जाते हैं वो बाह्य बल कहलाते हैं। और बाह्य बल निकाय की गति को प्रभावित करते हैं। करेंगे नहीं करेंगे? तो बाह्य बल होंगे जो गति को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। अब आता है हमारे पास विलगित निकाय। कौन सा निकाय? विलगित निकाय। विलगित, आइसोलेटेड। विलगित निकाय इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। विलगित निकाय ऐसा निकाय जिस पर कोई बाह्य बल कार्य ना कर रहा हो, इस पर किसी प्रकार का कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो, उसको बोलते हैं विलगित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर है ना? क्या कहलाता है विलगित निकाय? ऐसा निकाय जिस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा हो, ऐसे निकाय को क्या बोलते हैं? विलगित निकाय। ये शब्द आपके अध्याय में बार बार आएंगे। मैं कहीं कण बोलूंगा, कहीं निकाय बोलूंगा, कहीं आंतरिक बल, कहीं बाह्य बल, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए और साथ में इसकी विशेषता पता होना चाहिए क्या है। फिर से बता दूं, कण मतलब साइज अपेक्षणीय है, कोई साइज नहीं। ठीक है ना? इसकी कोई माप नहीं। निकाय मतलब कई कणों का समुदाय जो एक दूसरे पर अन्योन्य क्रिया करते हैं। आंतरिक बल किसी निकाय के अंदर सभी अंदर एक दूसरे पर जो बल आरोपित करते हैं सभी बलों को मिलाकर क्या बोलेंगे? आंतरिक बल। आंतरिक बल से निकाय की गति प्रभावित। बाह्य बल किसी निकाय पर बाहर से जो बल लगाए जाते हैं वो कौन से कहलाते हैं? बाह्य बल। ये निकाय की गति को प्रभावित करते हैं। विलगित निकाय ऐसा निकाय जिस पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो उसको क्या बोलते हैं? विलगित निकाय बोलते हैं। क्लियर है सबको? अब आते हैं अपने पास द्रव्यमान केंद्र। अब इस चैप्टर की महत्वपूर्ण चीज हमारे पास आ रही है द्रव्यमान केंद्र। पता नहीं आप इसको समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो। द्रव्यमान केंद्र, ठीक है ना? द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र। अब पूरी बात ध्यान से सुनना। जब हम लोगों ने अध्याय 2 पढ़ना स्टार्ट किया था जिसमें हमने गति, दूरी, चाल आदि के बारे में पढ़ा था, तो आप याद करो वहां पर हमने बिंदु वस्तु मान लिया था। वस्तु को क्या माना था? हमने माना था, उसकी डेफिनेशन लिखी थी कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसके आकार की तुलना में तो उस वस्तु को क्या बोलेंगे? और नहीं हो तो? अब प्रश्न होता है जैसे किसी वस्तु तय की गई दूरी उसके आकार की तुलना में बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे एक चक्री को मैंने घुमाया। अब बताओ क्या चक्री द्वारा तय की गई दूरी चक्री गति कर रही? हाँ कर रही, बहुत गति कर रही है, बहुत तेज, वो बहुत देर तक कर रही है मान लो। लेकिन उसके द्वारा तय की गई दूरी उसके आकार की तुलना में बहुत ज्यादा नहीं है, वो तो दूरी चली रही, थोड़ी सी चलेगी इधर उधर। तो फिर हम क्या उस चक्री को बिंदु वस्तु मानेंगे? तो अब समस्या है, जबकि हम पढ़ तो गति ही रहे हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं? गति पढ़ रहे हैं ना। लेकिन इस गति में हम वस्तु को बिंदु वस्तु तो नहीं मान पाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? क्यों नहीं मान पाएंगे? क्योंकि बिंदु वस्तु की जो डेफिनेशन थी वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। हर जगह थोड़ी मान लोगे। जहां पर माननी है वहां बता देंगे कि यहाँ पर मान लेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी मानेंगे। कोई वस्तु घूर्णन गति करे, घूर्णन गति समझते हो? अपने स्थान पर घूमना। पंखा देखो घूर्णन गति कर रहा है,
तो दूरी तो रेखीय दूरी तो नहीं चल रहा है, घूम रहा है, तो हम उसको बिंदु वस्तु मान ही नहीं पाएंगे। तो जहां पर हम बिंदु वस्तु नहीं मान पाते हैं, ऐसी स्थितियों में हम वस्तु के अंदर एक ऐसे कण, ऐसे बिंदु की कल्पना करते हैं जिस पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित हो या जिसके परिता उसका सारा द्रव्यमान वितरित हो, उसको कहते हैं द्रव्यमान केंद्र। यानी कि जैसे वहां पर बिंदु वस्तु शब्द कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, ऐसी घूर्णी गति में द्रव्यमान केंद्र शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हर वस्तु की गति का संतुलन द्रव्यमान केंद्र पर टिका होता है। प्रत्येक वस्तु उसी पथ पर गति करेगी जिस पथ पर उसका द्रव्यमान केंद्र चलता है, जिस पथ पर उसका क्या चलता है, द्रव्यमान केंद्र। प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्यमान केंद्र के गति के अनुदिश गति करती है। जो द्रव्यमान केंद्र की गति होगी वही उस वस्तु की गति होगी। समझ में आएगी ना बात। तो अब देखते हैं द्रव्यमान केंद्र, फिर से समझ लेते हैं द्रव्यमान केंद्र क्या है। तो द्रव्यमान केंद्र किसी वस्तु या पिंड के अंदर का वह बिंदु जिस पर उसके संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सके। हम ये मान के चलें कि सारा का सारा द्रव्यमान इसी पर टिका हुआ है, इसी पॉइंट पर है। जैसे कि थोड़ा सा अपन बात करें, जैसे मैं एक बहुत भारी एक गेंद ले लूं, कल्पना करके आपको बता रहे हैं कि एक द्रव्यमान केंद्र के लिए एक एग्जाम्पल सटीक नहीं है हालांकि, लेकिन आपके दिमाग में थोड़ा सा बैठाने के लिए बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ वो भार केंद्र का है, और जबकि मैं बात कर रहा हूँ द्रव्यमान केंद्र की। द्रव्यमान अलग चीज है, भार, ये बात समझ में आ रही है आपकी। चलिए, लेकिन मैं जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ तो समझने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे एक भारी हमारे पास लोहे की गेंद है, उसको मैंने एक बहुत मजबूत धागे से और एक क्लैंप से लटका दिया। अब बताओ उसका पूरे का पूरा भार कहाँ पर आ जाएगा, उस क्लैंप के उस स्थान पर जहां से धागा बंधा है, कहां पर आ जाएगा, पूरे का पूरा भार कहां आ गया, क्लैंप के उस स्थान पर जहां से क्या कसा है, धागा कसा है। तो हम थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं कि वो गेंद का भार केंद्र हो गया। सारा का सारा भार कहां पर आ गया, क्लैंप के उस बिंदु पर आ गया जहां पर वो धागा फंसा है। बात समझ आ रही। यही मान लीजिए मैंने एक धागे में, जैसे एक ये पंखे वाले जो होते ना क्लैंप, कौन से क्लैंप, ये वाले क्लैंप बता रहा, ये वाले क्लैंप घर में लगा देते ना। हमने एक धागा लिया, रस्सा, रस्से में गांठ लगा दी, तो वह गांठ लगा के रस्से को नहीं फंसा देते हैं, गांठ लगाकर यहाँ से फंसा दिया, माने गांठ लगाई फिर रस्से को यहाँ से डाल दिया, तो वो गांठ क्या होगी, इसमें फंस जाएगी। और इसमें मैंने बहुत सारा वजन लटका दिया, इसमें बहुत सारा वजन लटका दिया। अब इस सारा का सारा वजन, पूरा का पूरा जो भार है वो कहाँ काम कर रहा है, एटलीस्ट इस गांठ पर काम कर रहा है, पूरा गांठ से फटा हुआ है। अगर ये टूटा तो चीज नीचे आ जाएगी। तो इसको अपन थोड़ी देर को क्या मान सकते कि इसका भार केंद्र है, सारा का सारा भार कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, यहीं आ गया ना, यहीं आ गया ना, इसको क्या बोलेंगे, उसका बात समझ आएगी ना। इसी प्रकार ये भार की बात है, लेकिन हम जानते हैं भार बल है और द्रव्यमान मास संहति है, पदार्थ है जिससे चीज बनी है, तो वो अलग चीज है और ये अलग है। ये तो जीरो ग्रेविटी में जीरो हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान कभी जीरो नहीं होता, ठीक है ना बात। तो द्रव्यमान इसी प्रकार, जैसे मैं यहाँ पर इसको इसका भार केंद्र कह करके बुला रहा हूं कि पूरा भार इस बिंदु पर केंद्रित है, इस बिंदु पर क्या है, केंद्रित है। इसी प्रकार से किसी पिंड के अंदर का वह बिंदु जिस पर उसके संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सके। अब मैं जो बोल रहा हूं उस बात को मैं थोड़ा सा सुधार दूं, जरूरी नहीं है कि द्रव्यमान केंद्र पिंड के अंदर ही हो, अभी आप जान जाएंगे। तो मैं अंदर शब्द को हटा देता हूं, चलो अब मैं फिर से सुधारता हूं। वह बिंदु जिस पर पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सके, ऐसे बिंदु को उस निकाय या उस पिंड का क्या बोलते हैं, द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। सबके समझ आएगी ना बात। अब हमें द्रव्यमान केंद्र निकालना है अलग अलग प्रकार के निकाय का, किस निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है वो हमें निकालना है। और यहाँ पर होगा थोड़ी सी मैथमेटिक्स चलेगी, ठीक है ना। हालांकि ये इतना जरूरी नहीं है, लेकिन जो बच्चे कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो उनको ये जानना जरूरी है कि द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है, कैसे निकालते हैं।
बाकी तो इस अध्याय में से जो आना है वो तो हम आपको बता दें कि परीक्षा में एक चीज आती है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये स्कूल एग्जाम के लिए तो उतना सटीक नहीं है। स्कूल एग्जाम के जितना चाहिए उतना तो मैंने द्रव्यमान केंद्र के बारे में बता दिया, लेकिन कंपटीशन के लिए या दूसरी तरीके से फिजिक्स को अंदर से जानने के लिए जरूरी है कि किसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है। ठीक। अच्छा, द्रव्यमान केंद्र के पहले ही एक शब्द मेरा छूट गया, मैं उसको आपको बता दूं। दृढ़ पिंड है। कौन सा पिंड है? इस अध्याय में मैं जब भी पिंड शब्द बोलूं तो उसका आशय दृढ़ पिंड से है। कहते हैं दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडी, इंग्लिश में बोलेंगे रिजिड बॉडी। दृढ़ पिंड मतलब ऐसा पिंड जिस पर बाह्य बल लगाने से उसके आकार या आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, दृढ़ पिंड कहलाते हैं। ऐसे पिंड जिन पर बाह्य बल लगाने से उसके आकार या आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता उनको क्या बोलते हैं? दृढ़ पिंड बोलते हैं। तो इस अध्याय में हम जो पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं? दृढ़ पिंड के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लियर होगी ना बात? मतलब मैंने कहा कि चीज को मैं घुमा रहा हूं तो वो चीज कोई सॉलिड चीज है, रसगुल्ला नहीं है, है ना, क्योंकि उस पर बल लगाओगे तो टूट जाएगा। तो हम यहाँ पर कौन सी कौन सी पिंडों के बारे में पढ़ रहे हैं? और मैं जब भी इस अध्याय में पिंड बोलूं तो उसका आशय कैसे है? दृढ़ पिंड से। ठीक है ना? तो यहाँ पर बोला जाएगा पिंड, लेकिन उसका मतलब है वो दृढ़ पिंड से। ठीक है ना कि किसी ऐसे पिंड से जो टूट फूट सकता है या बल लगाने से जिसके आकार आकार में परिवर्तन हो सकता है, वैसे पिंड के बारे में बात नहीं हो रही है, वो आगे आएंगे। ठीक है ना? अब देखते हैं द्रव्यमान केंद्र के बारे में। तो द्रव्यमान केंद्र की डेफिनेशन हमने जान ली। अब हम द्रव्यमान केंद्र निकाल रहे हैं किसी निकाय का। तो एक कण अकेले का द्रव्यमान केंद्र तो वो तो खुद ही है, एक कण का अकेला है, कोई निकाय एक ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कोई निकाय बनेगा तो निकाय तो तभी कहलाएगा जब मोर देन वन, एक से ज्यादा कण हो तभी तो क्या कहेंगे? तो निकाय एक दो कण का निकाय हो सकता है, तीन कण का निकाय हो सकता है, या n कणों का निकाय है, बहुत सारे। समझ आएगी ना बात? तो मैं आपको एक बात थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि दो कण वाले निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है, तीन कण वाले निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है, n कणों वाले, n मतलब बहुत सारे वाले कणों का द्रव्यमान केंद्र सबको समझ गई ना बात? तो हम ये निकालना यहाँ पर थोड़ा सा सीख रहे हैं। मैं इसके छोटे छोटे सूत्र आपको बताऊंगा कि ये इस सूत्र से इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर क्लियर होगा, उसके सवाल आपको आएंगे, है ना? अब आप उसको जितना जान पाए, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है, आ जाए दिमाग पे बैठ जाए, ठीक नहीं बेटे? और ठीक है ना? चलिए जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं पहले द्विकर्ण निकाय का द्रव्यमान केंद्र किसका बच्चों? द्विकर्ण निकाय का द्रव्यमान केंद्र। ठीक है ना? ये बता रहे हैं। अब द्विकर्ण निकाय का द्रव्यमान केंद्र तीन कंडीशन में निकलेगा। एक, जब इसकी आकृति रेखीय हो, दूसरा जब इसकी आकृति समतलीय हो, तीसरा जब इसकी आकृति त्रिविमीय हो। अर्थात वो कहां पर है? एक रेखीय स्थिति में है दोनों कण, या समतलीय स्थिति में किसी समतल पर है, या त्रिविम में है, कहां पर है वो? ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रेखीय स्थिति में। सबसे पहले मान लीजिए क्या है, एक विमीय रेखीय स्थिति में, इसी को कहेंगे एक विमीय। सभी बच्चे समझ रहे हैं ना? एक विमीय या कौन सी स्थिति? रेखीय स्थिति। अगर वो रेख विमीय स्थिति में है या रेखीय स्थिति में है, ठीक है ना? इसका मतलब क्या है, चित्र बनाकर बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिजिक्स में सब चीजें चित्रों से क्लियर होती हैं। ये एक्स अक्ष और ये, अब यहाँ पर देखो एक कण ये है, एक कण ये है, ये अब ये दोनों कण कौन सी स्थिति में आ गए? एक विमीय या रेखीय स्थिति में। मान लीजिए इसका द्रव्यमान है m1, इसका द्रव्यमान है m2। मूल बिंदु से इसकी दूरी है x1 और इसकी दूरी है x2। तब इसका द्रव्यमान केंद्र होता है cm, सेंटर ऑफ मास, cm इक्वल टू लिख देते हैं, ये होता है m1 x1 प्लस m2 x2 बटे m1 प्लस m2। ये इसका द्रव्यमान केंद्र का सूत्र है। द्विकण रेखीय निकाय दो कण से मिलकर बना है और इसकी आकृति कैसी है? एक विमीय है, रेखीय है। तो इस कण का द्रव्यमान केंद्र कैसे निकालते हैं? m1 x1
प्लस m2x2 अपन m1 प्लस m2। आपको x1 x2 के मान दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। मान लीजिए ये दोनों कण समान द्रव्यमान के हैं। यदि m1 बराबर क्या है, m2 है, माने दोनों कण कैसे हैं, समान द्रव्यमान के हैं। तो दोनों को मैंने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, m मान लिया, ठीक है ना। दोनों को मान लीजिए ये जो दुई कण निकाय है ना, कौन सा निकाय है, इसके द्रव्यमान मान लो समान है। दो कणों से मिलकर बने द्रव्यमान कैसे हैं, आज ये समझाया था सुबह, किसके समय देखा था वीडियो, बस बाकी के क्या देखते रहे, रील्स। तो उसमें मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि m1 बराबर m2, कंडीशन शुरू हुई थी कि दोनों के द्रव्यमान समान है। फिर दूसरी रुकी है, तो जितनी चीजों के वर्णन किए हैं ना आपकी बुक में है वो, तो उनके आपको परीक्षा में इसके तथ्य पूछे जाते हैं, कैसी कंडीशन में क्या होगा, एक बार अच्छे से देख लेना वो, है ना। वैसे मैं उतना डीप तो नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा छोड़ें क्यों कुछ। जैसे अभी ये द्रव्यमान के अंदर का पढ़ा रहे, तो चाहते तो परिभाषा के बाद ही समाप्त कर सकते थे, लेकिन आप उसको पूरा जान लो, फिर फिजिक्स नहीं मिली क्या पता। इक्वल टू क्या है, m है। इन दिस केस सेंटर ऑफ मास देखिए कहाँ होगा, mx1 प्लस mx2 बटे m प्लस m। अब मैंने ऊपर से m कॉमन ले लिया, तो अंदर आएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2m, m से m कट गया, तो आंसर आ गया x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी बिल्कुल बीच में। कहां पर आ जाएगा, तब यहाँ पर एक लाइन बोल रहा हूं वो आपको ध्यान रखना है। समान द्रव्यमान वाले दुई कण रेखीय निकाय का द्रव्यमान केंद्र उसके मध्य बिंदु पर होता है। क्या बोला मैंने, समान द्रव्यमान वाले दुई कण निकाय, दुई कण रेखीय निकाय, कैसा निकाय है वो, रेखीय का द्रव्यमान केंद्र कहां पर होता है, उसके मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु बीचों बीच होता है, बिल्कुल यहाँ पर बीचों बीच। क्लियर हो जाए बात। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है द्रव्यमान के अंदर हो, बाहर भी हो सकता है, बाहर ही तो आ गया। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। चलिए, तो ये बिल्कुल बीचों बीच हो सकता है। इन दूसरी केस, अब मान लीजिए ये द्विविमीय या समतलीय स्थिति में है। अभी कैसी स्थिति में था, एक विमीय। अब मान लो द्विविमीय या कौन सी स्थिति में है, कौन सी स्थिति है, समतलीय। हम जानते हैं समतल पर गति को द्विविमीय गति बोलते हैं, समतल पर जो गति होती है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। द्विविमीय स्थिति में है मान लीजिए, तो चलो इसको बनाते हैं। अभी था रेखा पर, रेखा पर नहीं है रे, अब यहाँ पर है, देखो यहाँ पर है दो कण, अब ये तल में है। अभी कहां पर थे, अब कहां पर आ गए, तल में आ गए, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे इसको, द्विविमीय स्थिति या समतल स्थिति। अब ये है, अब ध्यान देना, एक कण यहाँ पर है, एक कण यहाँ पर है, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान, इसके निर्देशांक x1 y1 है, इसके निर्देशांक x2 y2 है, क्योंकि अब इसके निर्देशांक दो संख्याओं से निरूपित किए जाएंगे तल में, है ना, है कि नहीं है। अब मुझे इसका द्रव्यमान, ये निकाय है तो जोड़ देता हूं, मुझे इसका द्रव्यमान कहना चाहिए, कहां पर होगा, नहीं पता मुझे कहां पर होगा। अब मान लीजिए यहां से मैं इसको मिला देता हूं, तो इस समय जो ए वाला बिंदु है ना, ये द्रव्यमान केंद्र, इसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश मान लो r1 है, और इसका स्थिति सदिश क्या है, r2 है। इसका स्थिति सदिश क्या है, r1 है, इसका स्थिति सदिश क्या है, r2 है, और ये द्विकण निकाय है, और कौन सी स्थिति में है, द्विविमीय स्थिति में या समतलीय स्थिति में है। तब इसका द्रव्यमान केंद्र में सीधे आपको वहीं पर ले चलता हूं। तब इसका द्रव्यमान केंद्र देखिए क्या होता है। मान लीजिए इसका जो द्रव्यमान केंद्र है, मैं द्रव्यमान केंद्र के पोजीशन वेक्टर को, द्रव्यमान केंद्र कहीं पर भी है, मान लो बीच में कहीं है, मुझे नहीं पता कहाँ है, वहां से इसको मिलाया, तो इसका जो स्थिति सदस्य मान लो RCM है, क्या है, क्या है, RCM। तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति RCM, CM मतलब सेंटर ऑफ मास, CM का मतलब क्या हुआ, तो RCM की वैल्यू होती है बच्चों, RCM की वैल्यू मान लो थोड़ी देर के लिए RCM की वैल्यू अपन ले ले, यहाँ पर होगी। तो RCM के निर्देशांक मान लो ये जो बीच में है, इसके निर्देशांक मान लो x
और क्या है y। तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस, लेकिन मुझे अभी x की वैल्यू चाहिए और किसकी वैल्यू चाहिए y की। तो x की वैल्यू यहाँ पर होगी m1 x1 प्लस m2 x2 बटे m1 प्लस m2, और y की वैल्यू यहाँ पर होगी m1 y2 प्लस m1 y1 प्लस m2 y2 बटे m1 प्लस m2। इससे काय की वैल्यू निकलेगी हमारी x की, इससे काय की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी। ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तब हमारा क्या निकलेगा, एक आंसर निकलेगा। अब हमें इसको हालांकि पूरा सॉल्व करना चाहिए। हमें अब x की वैल्यू यहाँ पर ये लिखना चाहिए, यहाँ पर ये y की वैल्यू लिखना चाहिए, और उसको फिर मुझे हल करना चाहिए। तो हल करने के बाद जो आंसर हमारा निकलेगा, मैं सीधे उसको लिख लेता हूँ। तो वो हमारा जो आंसर है वो निकलेगा हमारा m1, इसको हल करने पर आंसर निकलेगा हमारा RCM इक्वल टू m1 r1 m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, ये निकलेगा। जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे और पूरा इसको हल करेंगे, तो फाइनली आंसर क्या निकलेगा हमारा RCM इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ पर r1 क्या है, इसकी वैल्यू भी देख लो आप। तो r1 की वैल्यू होगी x1 i कैप प्लस y1 j कैप, और r2 की वैल्यू होगी x2 i कैप प्लस y2 j कैप, ये r2 की वैल्यू होगी। समझ आएगी ना बात। अब इतने अंदर तक हमारे लिए जाने की जरूरत नहीं है, तो हम अब सीधे अपने काम की बात पर आते हैं। हालांकि मैंने और पूरा डिटेल यहाँ पर इसके मान रख करके पूरा हल करके आपको नहीं बताया है। अब आपको सीधा ये याद रखना है, ये तो मैं सीधे इस पर काम करता हूं तो हमारा आ जाएगा। ये सब कैसे आना है वो मैंने आपको बता दिया। तो आपको सीधा फाइनल लिखना है। इस समय इसका जो द्रव्यमान केंद्र होता है RCM इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। सीधी सी बात है, सूत्र याद रखना है बस, ठीक है ना। तो द्वि कण निकाय का समतलीय स्थिति में द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश होता है m1 r1 प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर r1 क्या है, पहले बिंदु का स्थिति सदिश या पहले द्रव्यमान वाले बिंदु का स्थिति सदिश। r2 क्या है, दूसरे कण का स्थिति सदिश। m1 क्या है, पहले कण का द्रव्यमान। m2 क्या है, दूसरे कण का द्रव्यमान। बात समझ में आएगी ना। बस अब यहाँ पर दो बातें और याद रखना है। यहाँ पर r1 की वैल्यू याद रखना कि यहाँ r1 की वैल्यू होगी x1 i कैप प्लस y1 j कैप, और r2 की वैल्यू होगी x2 i कैप प्लस y2। अब मान लीजिए त्रिविमीय स्थिति है, निकाय वही है, लेकिन अब क्या है, त्रिविमीय स्थिति में। किसमें बच्चों, त्रिविमीय स्थिति में, ठीक है ना। त्रिविमीय 3D स्थिति में क्या होगा, त्रिविमीय स्थिति में ध्यान देना, त्रिविमीय स्थिति में 3 अक्षें होती हैं, x अक्ष, y अक्ष और। तो त्रिविमीय स्थिति में किसी बिंदु के निर्देशांकों में 3 अंक होते हैं, x, y और z। इन दिस केस अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको बनाऊं, ध्यान देना, ये बना रहा है। ये हमारा हो गया x अक्ष, ये y अक्ष या ये y अक्ष, ये कौन सी हो गई, z। अब यहाँ पर है, मान लो त्रिविम में यहाँ पर है, तो यहाँ पर है पहला कण, इसका द्रव्यमान है m1, इसके निर्देशांक है x1 y1 z1, इसके निर्देशांक है x2 y2 z2। ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है। इसका स्थिति सदिश r1 है, इसका स्थिति सदिश r2 है। तब यही वाला सूत्र लगेगा, लेकिन r और r2 के मान बदल जाएंगे, ठीक है ना। इन दिस केस इसके द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश होगा, इसका द्रव्यमान केंद्र मान लो बीच में है कहीं, तो ये
RCM। तो RCM की वैल्यू होगी, RCM इक्वल टू आएगा M1 R1 प्लस M2 R2 बटे M1 प्लस M2। लेकिन R1 की वैल्यू यहां पर क्या होगी, X1 I कैप प्लस Y1 J कैप प्लस Z1 K कैप, और R2 की वैल्यू होगी X2 I कैप प्लस Y2 J कैप प्लस Z2 K कैप। तो इस प्रकार से आपको अगर दो कणों का कोई निकाय है पर रेखीय स्थिति में है तब उसके द्रव्यमान केंद्र दोनों का स्थिति सदस्य होता है, पोजीशन उसकी M1 X1 प्लस M2 X2 बटे M1 प्लस M2। अगर वह द्विविमीय स्थिति में है तब उसका स्थिति सदस्य इस सूत्र से निकलेगा, जहां पर R1 की वैल्यू ये होगी, R2 की वैल्यू होगी। अगर वो त्रिविमीय स्थिति में है तब उसका स्थिति सदस्य इस तरीके से निकलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर R1 की वैल्यू होगी X1 I के प्लस Y1 J के प्लस Z1 K के, और R2 की वैल्यू होगी X2 I के प्लस Y2 J के प्लस Z2 K के। कौन से निकाय है ये? अब बात करते हैं किसकी, तीन कणों से मिलकर बने निकाय की। अभी किसकी हो रही थी, एक अकेले की नहीं होगी, क्योंकि एक अकेले से निकाय थोड़ी बनेगा, निकाय मोर देन वन, एक से ज्यादा कण होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब अपन बात करते हैं किसकी त्रिविमीय, बच गया। चलिए ठीक है, तो फिर